आप कानपुर से आते हैं, कानपुर में एक वर्ड होता है भोकाल। तो एक भोकाल गाड़ी का नाम बताइए जो ऑल ओवर इंडिया भोकाल गाड़ी की। भोकाल, हाँ जी, भोकाल तो बहुत चलता है कानपुर में। और आपसे बात करके बराबर हमें ये लगा कि आपने कार्स को जिया है टोयोटा फॉर्च्यूनर या इंडिगो, होंडा सिटी या स्कॉडा स्लावियन। होंडा सिटी। गिरकर उठना, उठकर चलना, ये क्रम है संसार का। और कर्मवीर को फर्क ना पड़ता जीत या हार का। तो आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति, ऐसी शख्सियत जुड़ रहे हैं जिन्होंने YouTube पे काफी लंबे समय तक अपना एक चैनल चलाया जिसका नाम है अज्ञात्रा। काफी अच्छे इंसाइट्स शेयर किए उन्होंने व्यूअर्स के साथ, बट कुछ कारणों की वजह से, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, और ज़्यादातर जो लोग YouTube चलाते हैं या फिर YouTube में कंटेंट क्रिएट करते हैं उन्हें मालूम होगा कि अक्सर YouTube पे चैनल बैन्स हो जाते हैं, और उनका भी वो चैनल बैन हो गया है जिसके लिए वो आई थिंक YouTube की टीम से अभी भी टच में है और उसको वापस रिटेक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो रुके नहीं हैं, वो अभी भी। और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन के लिए वो काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है। मुझे भी वो काफ़ी इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं क्योंकि उन्होंने एक दिन भी बनना बर्बाद ना करते हुए एक नया चैनल बनाया और फिर से गिर कर उठे और उठ के चलना शुरू कर दिया है और दौड़ना शुरू कर दिया है। और साथ ही मेरी शुभकामनाएं हैं कि उनका चैनल अच्छे से अच्छा, जल्द से जल्द ग्रो करे और आप सभी को अच्छे इंसाइट्स, क्योंकि उस चैनल है उसका नाम है ऑटोकास्ट भारत, जो कि ज़्यादातर कार्स और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और ज़्यादातर आपको एक अच्छे इंसाइट्स वहाँ से मिल सकते हैं अगर आप एक अच्छी कार परचेस करने का सोच रहे हैं, नई हो या पुरानी। तो आज मेरे साथ इस शो पे जुड़ रहे हैं ऋषभ मिश्रा जी, जो कि कानपुर से आते हैं, और जैसे कि कानपुरिया कंटाप फेमस है वैसे ही शायद कानपुर में ऋषभ मिश्रा जी की बहुत ख्याति है। तो आइए जुड़ते हैं और जानते हैं कि कार के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या उनके इनसाइट्स हैं, जिससे शायद आपको अपनी नेक्स्ट कार परचेज करने में अच्छी हेल्प मिल सकती है। तो ऋषभ जी, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद अपने चैनल पे मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आप यहाँ पे आए डेफिनेटली, शायद क्योंकि मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ तो शायद मेरे दर्शकों को भी कार्स के बारे में या कार से कोई मोटिवेशन मिल सके, तो ये मेरा भी गौरव है। पहले तो मैंने आपका वीडियो देखा हाल ही में जिसमें आपने बोला कि कार्स भी हमारी तरह, कार्स का इंजन भी हमारी तरह सांस देता है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे कार्स का इंजन सांस देता है। सी देखो, अगर देखा जाए तो अगर हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव को अगर थोड़ा सा किनारे रख दें तो कई लोग, ये आप भी एक अच्छी गाड़ी ड्राइव करते हैं और आपको भी गाड़ियों के बारे में बहुत नॉलेज है। तो कार देखा जाए तो हमारी तक, आप उसमें आप फ्यूल इनटेक करते हो, हम भी खाना खाते हैं। आप सांस लेते हो, कार भी एयर इनटेक करता है। आप वेस्ट निकालते हो, कार से वेस्ट निकलता है। ठीक है। तो कार का इंजन, उसका जो भी एनाटॉमी है वो हमारी बॉडी के ही हिसाब से, बॉडी की ही तरह है। आई मीन साइंस हर जगह सेम है। चाहे आप कहीं पे भी जाकर के किसी भी चीज को जाकर के देखो, वो साइंस के ही सिद्धांतों पे चलता है। चाहे वो हम ह्यूमन हो या फिर ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ कोई भी आइस इंजन है, राइट। चाहे वो बाइक हो गई, कार हो गया, या फिर कोई भी बड़ा व्हीकल हो गया जिसमें पेट्रोल जाता है। ठीक है। आप खाना खाते हैं, जस्ट लाइक दैट फ्यूल चाहिए कार को भी। ठीक है। उसका इंजन को फ्यूल चाहिए। अब आप सांस लेते हैं, जस्ट लाइक दैट कार को भी वो फ्यूल जलाने के लिए सांस यानी कि ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, ये बहुत ही छोटे ही क्लासेस में लोगों को सिखा दिया जाता है कि ऑक्सीजन अगर नहीं है तो आग नहीं जल सकती। मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में इस चीज को बता रहा हूँ कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं जल सकती। आप कहीं आप आग जलाइए और एकदम से उसके ऊपर ग्लास कर दीजिए। जितनी देर तक उस पर्टिकुलर सरफेस में आग रहेगी, सॉरी ऑक्सीजन रहेगा, उतनी देर तक आग जलेगी, उसके बाद बर्न हो जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझा देगा। ठीक है। तो आग को जलाने के लिए भी जो न्यूट्रिशन चाहिए वो ऑक्सीजन से मिलता है। जस्ट लाइक दैट जो पेट्रोल अंदर जाता है, ये हम जितने भी पेट्रोल हेड हैं जिनको कार्स के बारे में नॉलेज है, वो ये जानते ही होंगे कि जब पेट्रोल अंदर जाता है तो इंजन के अंदर जो पिस्टन होते हैं वहां पे एक ब्लास्ट होता है। वो ब्लास्ट पिस्टन्स को आगे धकेलता है, एंड सीरीज ऑफ ब्लास्ट पिस्टन को आगे धकेलते हैं, और उसके अंदर का जो मैकेनिज्म है वो अंदर के रोटर्स को घुमाता है। इन पिस्टन से जो मैकेनिज्म लगा होता है उसके थ्रू वो पर्टिकुलर सरफेस घूमता है, जिससे आगे कार
का आगे का मैकेनिज्म जो है घूमता है, आगे बढ़ता है, वो एक तरीके से दिल है। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो फ्यूल किसी भी तरीके से जला नहीं पाएगा। जब तक फ्यूल नहीं जलेगा उसी तब तक आपकी कार आगे नहीं बढ़ेगी, पावर ही नहीं बढ़ेगी। सो जस्ट लाइक दैट कार सांस लेती है, वो एयर रिटेक करती है ताकि वो उस पर्टिकुलर फ्यूल को जला सके कंबशन इन चैम्बर में, और उससे फिर एनर्जी जनरेट कर सके जिससे आपका इंजन आगे एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। राइट, पहली चीज तो ये होगी। अब मैंने एक चीज और बोली थी कि उसको साफ हवा चाहिए। जस्ट लाइक अस, हमें साफ हवा चाहिए। दिल्ली में कितने भी लोग रह रहे हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से बता पाएंगे कि दिल्ली वालों ध्यान से सुनना, थोड़ा पोल्यूशन में भी ध्यान दो यार। एग्जैक्टली इंस्टेड ऑफ आप पानी गलत जगह पे डालें, आप पानी को बचाएं। खैर, कार में एयर फिल्टर्स लगे होते हैं जो कि जितनी भी गंदगी होती है हवा में उसको फिल्टर करके अंदर तक पहुंचाते हैं। अदरवाइज आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो है, उसके इंटरनल पार्ट्स जो है उसमें कचरा रहेगा, एंड करके इंजन जल्दी सीज भी हो सकता है। जिस तरह से आपने कार्स को समझाया, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कार का भी एक दिल है, धड़कती है, खून का प्रवाह चलता है। तो वो फीलिंग आई मुझे सुन के, जो आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। लेकिन आज कोई भी कार बायर जब मार्केट में जाता है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डीजल की कार लूँ, पेट्रोल की कार लूँ, ईवी लूँ, सीएनजी लूँ, या फिर शहर के, अगर मैं शहर को देखूँ, दिल्ली की बात करूँ, या फिर मैं किसी और उत्तर प्रदेश की बात करूँ, तो बायर्स के सामने अलग अलग ऑप्शंस हैं और अलग अलग चुनौतियां हैं। तो आपका क्या सुझाव है आज के बायर के लिए, 2025 के बायर के लिए, जेनजी बायर के लिए, कि उनको क्या परचेज करना चाहिए, किस टाइप की कार तरफ जाना चाहिए? देखो, कार का चयन करना बिल्कुल आपको अपने करियर के चयन करने की जैसा है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या कुछ लोग आपकी तरह से समाज सेवा करना चाहते हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप कार को केवल पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हैं, रोज सुबह यार 2 किलोमीटर दफ्तर चले जाते हैं, शाम को आप वापस आ जाते हैं, आपके लिए ये चीज उतना मैटर नहीं करेगी। लेकिन एक बंदा है जो कि फील्ड में जाता है, सपोज हमारा कोई भाई मार्केटिंग में जॉब करता है, कोई एरिया मैनेजर है, या फिर ऐसी टीम हैंडल करता है, या फिर कोई हमारा भाई है जो कि कोई बिजनेस करता है, उसको कहीं जाना है, हर वीक दिल्ली जाना है, वहां से लौटते में सामान भर के लेके आना है। तो हर किसी के लिए प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे जो यहाँ पे एक हुजूम ऐसी आती है जिसको कहते हैं इंतुजियास्ट। वो पूरी चीज नहीं देखती है। उसको अगर ईवी चलाने में मजा आ रहा है तो उसके लिए ईवी परफेक्ट है, उसको अगर डीजल इंजन चलाने में मजा आ रहा है तो उसके लिए डीजल परफेक्ट है, और उसको अगर पेट्रोल में वो थ्रस्ट मिल रहा है अंदर से तो उसके लिए पेट्रोल परफेक्ट है। लेकिन जो एक प्रैक्टिकल आदमी है वो अगर चेकलिस्ट एक बनाता है और उस चेकलिस्ट में जितनी कार्स 90% परफेक्ट आकर के बैठ जाती है, वो ही चीज देता है। अब जैसे आपके पास में आपकी रनिंग ज्यादा है तो आप सीएनजी ले सकते हो, क्योंकि सीएनजी हर कंडीशन में आपको ज्यादा से ज्यादा माइलेज निकाल के देगी। और आजकल तो बहुत सारी ऐसी कार्स आ रही हैं, टाटा निकाल रही है, मारुति की अच्छी कार्स निकाल रही है, Hyundai निकाल रही है, जो कि कंपनी के साथ में सीएनजी फिट करके देती है। इवन होंडा भी, उसकी कार्स सीएनजी फिटेड नहीं आती है, लेकिन आपको ऑप्शन मिलता है कि आप वहीं से कि कंपनी से ही आप सीएनजी फिट करवा करके गाड़ी लेके आ सकते हो। सिक्वेंशियल सीएनजी दे सकते हैं। हाँ, तो एक ये चीज हो गई। अब जैसे डीजल, अब आप अगर यूपी में रह रहे हैं तो यूपी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली वाला लगता है रिस्ट्रिक्शन का आपको सामना नहीं करना पड़ता। वही दिल्ली में जब आप जाते हो तो आपको एक 10 साल का डीजल व्हीकल पे और 15 साल के पेट्रोल व्हीकल पे आपको रिस्ट्रिक्शन में सामना करना पड़ता है। एग्जैक्टली बिल्कुल यही बात है। साथ ही साथ जितनी भी लग्जरियस कार्स आती हैं, जितनी भी कार्स लग्जरी प्राइस ब्रैकेट में आकर के फॉल होती हैं, उसमें से 90% कार्स आपको डीजल में देगी, क्योंकि वो डीजल में भी उतना एवरेज नहीं दे पाती है जितना एक नॉर्मल डीजल कार आपको आराम से दे देगी। डीजल कार क्या और सीएनजी ऊपर नीचे कहीं बैठते हैं, लेकिन अगर हम लग्जरी कार लोगे तब जाकर के आपको वो एवरेज मिलेगा, वो माइलेज मिलेगा जो एक होंडा सिटी पेट्रोल दे देगी। तो शायद हमें, बहुत से लोगों में ये डाउट होता है कि मैं डीजल कार लूँ या पेट्रोल कार लूँ, तो डीजल और पेट्रोल में परफॉर्मेंस कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या जो भी हमारे कार बायर्स हैं वो डीजल पेट्रोल में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मुझे कौन सी कार लेनी चाहिए? देखिए, डीजल क्या है, डीजल का थ्रस्ट हमेशा ज्यादा रहता है। आपको एक बात मालूम है, हम टर्बो इंजन सुनते हैं, कई कई आपने कार्स देखी होंगी कि उनका जो एनी इंजन आता है, एनी मतलब नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है, वो सस्ते प्राइस ब्रैकेट पे आके पे फॉल होता है। और जितनी भी
टर्बो इंजन्स आते हैं जिसमें टर्बो लगाया होता है। अगेन ये वही वाली चीज़ आ रही है एयर इनटेक वाली। टर्बो क्या होता है, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में समझा रहा हूँ। टर्बो जब आप एक सर्टेन आरपीएम को हिट कर देते हो, सपोज करिए 2000 आरपीएम के ऊपर निकल जाते हो, तो उसके बाद में टर्बो की इंजन होता है। टर्बो का एक मैकेनिज्म होता है, एग्जॉस्ट की तरफ दो टर्बाइन्स लगे होते हैं। जिसने साइंस पढ़ा होगा उसको ये बात अच्छे से पता होगा। एग्जॉस्ट की तरफ दो टर्बाइन लगे होते हैं, जहां पे एग्जॉस्ट से निकलने वाली एयर से वो घूमता है, एंड उसी के साथ में दूसरा टर्बाइन लगा होता है, जो कि वहां पे जितना भी फ्यूल वेस्ट हो रहा है एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू, वो उसको दोबारा से इंजन की तरफ अंदर फेंक देता है। और इससे क्या होता है, पहली बात तो ज्यादा हवा इनटेक होती है, ज्यादा एयर इनटेक होता है, साथ ही साथ में वो जो वेस्ट फ्यूल है वो भी उसके साथ में अंदर दोबारा से आता है, तो वो टर्बो के साथ में परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है और थोड़ा सा एफिशिएंसी भी होती है। अब मैंने ये बात यहाँ पे इसलिए लेके आया हूं क्योंकि आपको पेट्रोल गाड़ी लेने जाओगे, आपको अलग से टर्बो के लिए पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको पता है, जितने भी डीजल इंजन होते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट टर्बो लग करके ही आता है। चाहे आप उसका बेस मॉडल उठा लो, चाहे आप उसका टॉप एंड उठा लो, आपको उसमें टर्बो हमेशा लगा हुआ मिलेगा। यही रीजन है, जब भी आप कभी भी एक डीजल इंजन को आप इग्नाइट करोगे, तो इग्नाइट होने के साथ में उसकी आवाज एक अलग ही होगी, और जब आप उसको एक हाई आरपीएम पे लेके जाओगे तो आपको उसके टर्बो की किक अलग से मिलेगी। तो इसीलिए जितने भी इंथुसियास्ट होते हैं उनको डीजल इंजन ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि उसकी थ्रस्ट इसलिए ज्यादा होती है कि जैसे ही आप हाई आरपीएम पे जाते हो, तो उसकी एनाटॉमी ऐसी है उस इंजन की कि टर्बो किकिंग, टर्बो लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज गाड़ी बहुत अंडर परफॉर्म हो जाएगी। एंड यही एक रीजन है कि डीजल बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार्स होती हैं या फिर इंजन्स होते हैं। तो यार, जिसके पास डीजल कार हो, पेट्रोल कार हो, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपके पास कौन सी कार है। और हाउ डीजल गाइस, जिसने भी डीजल कार यूज की है उसे अच्छे से मालूम होगा कि जब टर्बो खराब होता है तो कितना खर्चा आता है। तो आप भी जरूर कमेंट बताना कि आप भी कार में कितना खर्चा रहता है। ईवी का क्या फ्यूचर लगता है आपको इंडिया में? और मैं इंडिया की जब बात करता हूँ तो अलग अलग रीजन्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। सो अगेन, ईवी का आपको फ्यूचर अलग अलग रीजन के हिसाब से क्या दिखता है इंडिया में? देखो, इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर बात किया जाए तो इंडियन मार्केट बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल, उसको बहुत ही कम लोग प्रिडिक्ट कर पाते हैं। हालांकि ईवी में बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे इन्वेंशंस हो रहे हैं, और धीरे धीरे जो इसके ईवी का चार्जिंग का एक नेटवर्क है वो भी बढ़ता जा रहा है। लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है, लोग ईवी ले रहे हैं, क्योंकि अब ईवी पहले जैसी बोरिंग ईवी नहीं देखेगा। जो पहले बोरिंग ईवीज आती थी, तो अब लोग भी उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि उनकी डिजाइन वाइज, उनकी परफॉर्मेंस वाइज किसी भी आइस इंजन से ईवी हमेशा 20 और 21 बैठने वाले रीजन, क्योंकि ईवी में अलग से कोई एक मैकेनिज्म नहीं है, उसमें सिंपल सा एक मोटर है, और आपको समझो एक मोटर जो है, जब वो किकिंग होगी इलेक्ट्रिक के थ्रू, तो वो ज्यादा स्पीड में आगे आपको एक्सेलरेट करेगी इन कंपैरिजन ऑफ किसी भी आपकी आइस इंजन के मुकाबले। जो ऑटोमेटिक गाड़ी होती है उसमें भी गियर सिस्टम होता है, बस उसको कार का कंप्यूटर ड्राइव करना होता है। तो इसलिए ईवीज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, लेकिन इंडियन मार्केट में अभी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे जैसे रूरल एरियाज में ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता चला जा रहा है, वैसे वैसे ये मार्केट आगे बढ़ेगा। अब फ्यूचर क्या है, इसको प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आई डोंट नो कि कब कौन अर्ली ईवी से एक ईवी के तरफ बढ़ रहे हैं। इवन आप नहीं जानते हो कि आपको कल को कोई एक ऐसा इनोवेशन आ गया, जैसे लाइक कुछ कार्स हैं, जैसे B6 आई है, B9 आई है, एंड आपकी MGT उठा दीजिए, विंसर उठा लीजिए। आई मीन दीज कार्स आर प्रोवाइडिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन बिकॉज आप उसको लेकर के पहाड़ों में नहीं जा सकते, क्योंकि पहाड़ों में बैटरी जो होती है वो जल्दी ड्रेन होती है, और पहाड़ों में इतनी जल्दी इंफ्रा लगाना आसान भी नहीं है, हालांकि गवर्नमेंट काम कर रही है। ये शायद आपने मेरे दिल की बात छू ली है, क्योंकि मैं पहाड़ों में बहुत जाता हूँ, ऑफ रोड ऑफ बीट बहुत जाता हूँ। तो मुझे हमेशा एक, जब भी मैं ईवी के बारे में सोचता हूँ, अगर मुझे घर से ऑफिस जाना है या एक ही शहर में काम करना है, तो शायद मुझे लगता है कि ईवी मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन है, और मेरे वॉलेट का भी ध्यान रख सकती है। लेकिन जब भी मैं सोचता हूँ कि जिस टाइप का मैं इंसान हूँ, क्या मैं उसको ऑफ बीट ले जा सकता हूँ, क्या मैं उसको 1000 किलोमीटर ले जा सकता हूँ, तो मुझे वहाँ में एक चैलेंज दिखता है। आपका डिटेल में क्या सोचना है इस बारे में? देखिए, आप लखनऊ रह रहे हैं, लखनऊ से दिल्ली जाना है तो आप आराम से जा सकते हो ईवी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि रास्ते में आप यमुना एक्सप्रेसवे से जाते हो तो वहाँ पे आपको चार्जेस मिल जाते हैं। नहीं तो आगरा में आपको 101% मिल जाता है। आप
आराम से जितनी देर में आप चाय नाश्ता करोगे वहाँ पे बैठ करके रेस्टोरेंट्स के अंदर, उतने देर में आपकी ईवी जो है 80%, 0 से 80% तक चार्ज हो चुकी होगी। 20 से 30 मिनट आज आज के टाइम में लगाती है आप जितनी भी नई ईवीज आ रही है चार्ज होने के लिए। अगर आप एक हाई चार्जर मतलब हाई वोल्ट चार्जर पे आप जा करके चार्ज करो। एज वी आर नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी कंपनी, सो मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा। लेकिन अगर आप उसको लेकर के पहाड़ जाना चाहते हो तो आई वुड से दिस इज नॉट अ ग्रेट ऑप्शन, बिकॉज अगर पहाड़ों में ऊपर जाकर के आपके पास में डीजल खत्म हो गया तो आप किसी से डीजल ले सकते हो। आप किसी से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट करके नीचे जाकर के आप डीजल लेकर के आ सकते हो। बैटरी कैसे चार्ज करोगे भाई? या फिर आप अगर वहाँ पे कहीं रुके रुके अगर कोई ऐसी सिचुएशन में फंस गए जब पूरी रात लाइट नहीं आई तो आपके प्लान्स तो धरे के धरे रह जाएंगे। ईवी तो चार्ज होगी नहीं, आपको एक दिन के लिए एक्स्ट्रा होटल का रेंट और देना पड़ेगा, आपकी फैमिली सफर करेगी वो अलग से। सो रूरल एरियाज के लिए मैंने पहले ही बोला, रूरल एरियाज या फिर पहाड़ वाले एरियाज के लिए अभी ईवी नहीं। ध्यान रखो भाई, ईवी लेके ज्यादा लंबे सफर मत जाना, और पहाड़ों पे जहाँ पे आपको इंफ्रा नहीं मिल रहा है, चार्जिंग स्पॉट्स नहीं मिल रहा है, वहाँ थोड़ा ध्यान रखना। वरना जैसे कि भाई ने कहा कि होटल का रेंट भी एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है, तो ईवी थोड़ी और ज्यादा महंगी पड़ सकती है। साथ ही एक हमारा जो मीडियोकर फैन बेस आता है जो कंफ्यूज है कि क्या मैं नई कार लूँ, क्या मैं पुरानी कार लूँ, यूज्ड कार लूँ। आजकल हम देखते हैं कि यूज्ड कार में भी बहुत ही बड़ी बड़ी और अच्छी कंपनीज आ गई हैं जो कि एश्योर्ड कार्स ऑफर कर रही हैं। और भाई स्पॉन्सर्ड नहीं, ठीक है, इसीलिए किसी का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड पॉडकास्ट। सो फिर भी फॉर अ कॉमन मैन काफी कुछ ऐसा है जो आप यूज्ड कार से भी अचीव कर सकते हो, बट हमेशा एक क्वेश्चन दिल में रहता है। और साथ ही आपको आपका सीए जरूर बताता होगा कि नई कार आपकी शोरूम से उतरी और उसकी वैल्यू गिर जाती, डेप्रिसिएशन बहुत तेज है। वहीं यूज्ड कार का उतना डेप्रिसिएशन नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या राय? मेरी राय ये है कि अगर आप पहली गाड़ी लेने जा रहे हो, चाहे वो मेरे कोई मुझसे एज में बड़े पूजनीय लोग हैं या फिर मेरा कोई छोटा भाई है, अगर आप पहली गाड़ी लेने जा रहे हो हमेशा सेकंड हैंड गाड़ियों के लिए जाओ। आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। कई सारे बड़े बड़े मार्केट में प्लेयर्स हैं जो आपको एश्योर्ड गाड़ियां देते हैं, कई बार आपको क्या कहते हैं वारंटी भी देते हैं, अच्छी वारंटी देते हैं। लेकिन अगर आप सेकंड गाड़ी लेने जा रहे हो तो आपको आपकी रिसर्च करनी पड़ेगी। मैं तब भी बोलूँगा कि देखो गाड़ी आपकी साथ आपके पूरी लाइफ साथ देती है, लेकिन अगर आपको गाड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं और आपको गाड़ियाँ बदल-बदल के चलाने का शौक है, आई वुड से कि जितना भी आपके पास में पैसा है उसका आधा पैसा लगाओ, सेकंड हैंड गाड़ी दो, कुछ टाइम यूज़ करो, उसको हटाओ, क्योंकि हर दिन टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। आप आज एक गाड़ी लेकर के बैठोगे नई तो आप नई गाड़ी फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते हो। आप एटलीस्ट 5 साल चलाओगे उसको और 5 साल में दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी। तो मेरी हमेशा प्रेफ़रेंस यही रहेगी कि आप सेकंड हैंड गाड़ी के लिए जाओ। अच्छे डीलर से आप अगर खुद रिसर्च कर सकते हो तो रिसर्च करके चेक करके लो और लोगों की सलाह लो। हमारे जैसे कई लोग हैं जो अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं, लेकिन आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आप लोगों की सलाह लो और नहीं अगर आप समझ सकते हो तो जो बड़े प्लेयर हैं आपको हो सकता है 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े, लेकिन आप उनसे जा करके आँख बंद करके गाड़ी ले सकते हो। वहाँ पे बैठ करके आप नेगोशिएट करो। सो एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए हो तो भाई का चैनल है ऑटोकास्ट भारत, उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और शायद आपको एक अच्छी एडवाइस भी मिल जाए अपनी नेक्स्ट कार के लिए। शायद आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसके कुछ अच्छे इनसाइट्स आपको भाई के चैनल से मिल सकते हैं। और साथ ही आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे नए ड्राइवर्स हैं जिन्होंने अभी गाड़ी चलाना सीखा है, नए बच्चे हैं, नए हमारे छोटे भाई बहन हैं जिन्होंने अभी गाड़ी चलाना सीखा है। उनके लिए भी मुझे लगता है कि पुरानी कारें बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि जब आपने नई गाड़ी चलाना सीखा होता है तो आप गाड़ी को भिड़ते भी बहुत हो, तो उस टूट-फूट से भी आप जब आपकी नई गाड़ी होती है तो आपको बहुत दुःख होता है। तो पुरानी गाड़ी शायद आपको सिखा देती है, एंड व्हेन यू आर मैच्योर इनफ देन यू कैन गो फॉर अ न्यू कार एज़ वेल। सो आई थिंक दैट इज़ आल्सो अ गुड पर्सपेक्टिव। सो अब आपने जैसे कि एक एक्सपर्ट एडवाइस दी, ज़रूर आपके एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। तो जब हम पुरानी कार लेने जाते हैं, कुछ ऐसी 4-5 चीज़ें आप बताइए हमारे फैन बेस को, जो 4-5 चीज़ें देख कर, चेक करके, वैलिडेट करके उनको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिल सके कि हाँ, ये गाड़ी मेरे लिए सही है, या ये गाड़ी मुझे ज़्यादा खर्चा नहीं देने वाली है आगे चल के। देखो इस मामले में मैं आपसे बोलूँगा, सिंपल सी एडवाइस दे रहा हूँ कि इस मामले में आप अपने आसपास का कोई मैकेनिक पकड़ो जो अच्छा काम करता हो, जिसकी 4 लोग अच्छाई करते हो, जिसकी 4 लोग तारीफ करते हो, उसको उसको पकड़ो। 500-600 रुपए लेगा,
लेकिन कम से कम 2 से 3 कारों की आपकी पीडीआई कर लेगा। पीडीआई इन द सेंस वो आपको इंजन चला करके इंजन की कंडीशन देख लेगा, एसी की कंडीशन देख लेगा। साथ ही साथ में कार में कहीं अगर जंग लग रही होगी तो वो देख लेगा। ये सब चीज़ें तो वैसे आप खुद भी देख सकते हो जब भी आप किसी कार को चलाते हो, स्टार्ट करते हो। इग्निशन स्टार्ट करते के साथ में आपको पता चल जाएगा कि इंजन क्या कहना चाह रहा है। लेकिन अगर आप खुद, मैं ये मान कर के एडवाइस दे रहा हूँ कि हमें जो भी लोग देख रहे हैं, वो नई गाड़ी तो लेना चाहते हैं लेकिन उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। मतलब एक सेकंड हैंड गाड़ी तो लेने चाहते हैं लेकिन उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो सिंपल सी बात ये है, आसपास का मैकेनिक देखो जो बढ़िया काम करता है, जिसकी 4 लोग तारीफ करते हैं, आप उससे बात करो, उसको साथ में लेकर के जाओ, उससे उसको 400-500 रुपए दो एंड वो आपको बढ़िया कार अ, आपकी कार का बढ़िया ऑडिट करके आपको दे देगा। गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। लेकिन कुछ चीज़ें आप खुद भी देख सकते हो, जैसे टायर कैसा है, टायर में कुछ बचा भी है कि नहीं बचा है, टायर टूटा बन हो गया है। ऐसा तो नहीं कि उसमें अलॉय आफ्टर मार्केट लगा दिए हैं, क्योंकि दैट कुड बी अ बिग लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क। क्योंकि अगर अलॉय वगैरह आप आफ्टर मार्केट लगाते हो तो कई बार वो उस स्टैंडर्ड पे परफेक्ट नहीं बैठते हैं जिस स्टैंडर्ड पे कंपनीज अलॉयज लगा कर दे देती हैं। ठीक है, आफ्टर मार्केट टायर तो नहीं लगाए हुए हैं, आफ्टर मार्केट कोई मॉड्स तो नहीं करे हुए हैं। ऐसा तो नहीं कि इंजन बहुत बुरी तरीके से रैप किया हुआ है, बहुत गंदी तरीके से गाड़ी चला रखी है, और कहीं गाड़ी में जंग तो नहीं लग रही है। गाड़ी के जो अंडर पोर्शंस हैं, आप कहीं भी लेकर के जाओ किसी भी वर्कशॉप में, आप अगर उसको आप पेंट लगा कर के चलवाते हैं उसको, वो एलिवेट करके आपको दिखाएंगे तो आप नीचे से देखो कहीं जंग तो नहीं लग रही गाड़ी की बॉडी में। गाड़ी की बॉडी कहीं से ज्वाइन तो नहीं कर रखी है। मीडियम एंड पर तो मान के चलो, आप किसी भी बंदे से जाकर के लोगे जो प्रोफेशनल काम करता है गाड़ी बेचने का, 100% मान लो कि मीटर टेम्पर हुआ है। ये आप नहीं मान सकते हो, पर जो वो बोल रहा है, जो मीटर बोल रहा है, वो 100% सच है। तो ये बात तो मान लो। आप अगर खुद से किसी बंदे से लेते हो, जैसे मैंने आपसे बोला कि भैया अपनी गाड़ी दे दो, तो मैं हो सकता है कि एक बार आपका मीटर टेम्पर्ड ना हुआ, जो एक्चुअल उसकी रेटिंग है वही नहीं मिल जाए। लेकिन आप किसी आफ्टर मार्केट डीलर से लेके जाओगे, मान लो कि 101% आपका मीटर टेम्पर हुआ है। मैं इस समय बड़े प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो उस समय बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे बुलबुल का बच्चा बेच रहे हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को देख लो एंड यही सबसे बेस्ट है। अगर इसके बाद में ना समझ पाओ तो मेरी एडवाइस फिर हमेशा यही रहेगी कि अपनी रिसर्च करिए। अगर आपकी रिसर्च पे आप OLX पे या फिर किसी और भी प्लेटफॉर्म पे जाकर के गाड़ी नहीं मिल रही है, तो आप सिंपल सा, तो जो बड़ी मार्केट में प्लेयर बैठी हैं, सेकंड हैंड गाड़ियां आपको सेल कर रहे हैं, जो वारंटी भी देते हैं, आप उनसे जाकर के कार बाई कर लो। आप हमेशा सुखी हो। बहुत अच्छी टिप्स आपने दी, और मुझे लगता है कि शायद हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ ना कुछ इनसाइट्स ज़रूर मिले होंगे। और मैंने भी पर्सनली अपनी लाइफ में जो पहली कार ली वो यूज़ कार दी थी, क्योंकि मुझे भी लगता था कि थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाने के बाद ही नई कार लेना बेहतर है। तो कुछ मेरे भी टिप्स हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, जैसे हमारे व्यूअर्स के इनसाइट्स के लिए, कि कभी भी आप गाड़ी लीजिए तो एक तो वो गाड़ी आप बिल्कुल मत लीजिए जिसमें आउटसाइड द आफ्टर मार्केट सनरूफ्स लगी हुई हैं, कोई भी मॉडिफिकेशंस हुए हैं। प्लस कोई भी गाड़ी जब आप लेते हो और जब आप उस गाड़ी को एक अच्छे फ्लो में चला रहे हो, तो यू कैन ट्राई टू पुश द ब्रेक ऑन अ सडन। अगर इंजन आपका बंद पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि इंजन कमजोर हो चुका है। तो ये टिप्स आप शायद फॉलो करें तो आप बच सकते हैं कि ऐसी कार लेने से जो आगे चल के आपका पूरा वॉलेट खाली करने वाली है। आप कार के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे कार को जीते हैं। आपकी फेवरेट कार कौन सी? देखो जी, फेवरेट कार तो कुछ नहीं बताई जा सकती। बहुत सारी कार्स हैं जिसको मैं एडमायर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कभी मैं अपनी लाइफ में ओन करूँ। आप भाइयों का अगर कैब ले जाता हूँ, कभी मैं ओन कर पाऊँगा और आपको भी उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस दे पाऊँगा। अ, अगर फेवरेट कार की बात करी जाए तो इस समय रोड पे जो कार्स चल रही हैं, मोस्ट प्रैक्टिकल और मोस्ट लाइक ऑनेस्ट, आपको एक बात बताऊँगा। मुझे ईवी बताना या फिर डीजल में बताऊँ, आइस इंजन में बताऊँ? चलिए डीजल को चूज करते हैं पहले। एनी डे होंडा सिटी डीजल। मैं सवाल जरूर पूछूंगा कि होंडा सिटी ही क्यों, बिकॉज मैं मार्केट को देखता हूँ, मार्केट इज इवॉल्विंग, राइट? इट्स लाइक फायर। वी हैव अदर ब्रांड्स, वी हैव आई मीन, अगर मैं होंडा सिटी के ही कॉम्पिटिटर्स की बात करता हूँ तो वी हैव स्कोडा स्लाविया, वी हैव वर्टस, वी हैव व्हाट ऑफ द sedans available who are competing really well with Honda City. And no doubt Honda City has ruled the market for a very long period, but why Honda City only? Why not a bus?
रिलायबिलिटी है, सिंपल सी एक ही उसका आंसर है, रिलायबिलिटी। आप आज देख लो, मैं भी होंडा यूज़ कर रहा हूँ, मैंने भी होंडा जो कार मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने यूज़ कार ली थी किसी से, 1,20,000 से ऊपर चल चुकी है, अभी भी कोई इश्यू नहीं है गाड़ी में। मैं आज भी सर्विस सेंटर जब लेकर के जाता हूँ, मुझे केवल सर्विस का पैसा देना पड़ता है, उसके अलावा और मुझे कुछ नहीं देना पड़ता है। अब अगर बात कर रहे थे आप स्लाविया की, आपने बात करी, या फिर आप और भी जो मार्केट में प्लेयर्स हैं, जैसे टाटा की बात कर लें, तो टाटा में बीइंग वेरी ऑनेस्ट उसके सर्विस के इश्यूज बहुत है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने टाटा की गाड़ी ली, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने अभी इस जनरेशन की टाटा की गाड़ियाँ ली और उनके में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज आने लगे। नो डाउट गाड़ी बहुत लोहा लाट है, 5 स्टार रेटिंग के साथ में है, नो डाउट उसका इंजन अच्छा है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में इश्यूज आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आप मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे। कभी डीआरएल जलना बंद हो जाता है, कभी स्क्रीन उसकी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती हैं, कभी उसके बैटरी एकदम से ठप पड़ जाता है, प्लस आफ्टर मार्केट सर्विस के भी कुछ इश्यूज हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। मारुति, आई वोंट प्रेफर मारुति। So quite concerned, obviously. I mean, no doubt. In the last few years, Maruti and in collaboration with Nexa has done really brilliant job. अमेजिंग जॉब। If you compare with the last 10 years and if you compare the cars of Maruti right now on the roads, लेकिन कहीं ना कहीं सेफ्टी कंसर्न जरूर रहता है मारुति में। सो अगर अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे कार बायर्स के लिए, आप कोई ऐसी रिलायबल कार बताइए, वेदर इट इज न्यू और यूज्ड, जो इंडियन रोड्स पे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देती है, रिलायबिलिटी देती है, प्लस सर्विसेज भी उसकी बहुत ही जो आपके वॉलेट को बचा के रखने वाली होती हैं। तो आपके लिए कौन सी कार ब्रांड है जो सबसे ज्यादा रिलायबल है? देखो जी, मैं कार ब्रांड का क्यों नाम नहीं लूँगा, मतलब कार ब्रांड स्पेसिफिक नहीं ग्लोरीफाई करूँगा। मैं आपको कुछ कार्स बता दे रहा हूँ। आपको सिर्फ कार चाहिए, 4 पहिया चाहिए, सिटी के अंदर चलना है, माइलेज चाहिए, एनी डे आँख बंद करके स्विफ्ट ले लो, आँख बंद करके वैगनआर ले लो। अगर आपको कार के डिज़ाइन से कोई लेना-देना नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा उससे परफॉर्मेंस नहीं निकालनी है, एनी डे आप स्विफ्ट ले सकते हो। 5 लाख के अंदर बढ़िया गाड़ी आ जाएगी। आप वैगनआर ले सकते हो, 5 लाख या 4 लाख से 3 लाख के अंदर बढ़िया सेकंड हैंड गाड़ी मिल जाएगी, और सीएनजी फिटेड मिल गई तो आपको तो फिर एवरेज के बारे में कभी सोचना ही नहीं। ठीक है, अब उससे एक ऊपर ब्रैकेट में आते हैं कि मान लीजिए कि आपका बजट बन गया कि 5 से 7 लाख के बीच में, एंड आपको परफॉर्मेंस भी थोड़ी-सी चाहिए, आपको रिलायबिलिटी भी चाहिए, आँख बंद करके होंडा सिटी ले लो। या फिर 5 लाख तक की ही मैं बात करूँगा, मतलब 5 लाख से 7 लाख तक में आपको बढ़िया 2015 से लेकर के 2017 तक की होंडा सिटी बहुत आराम से मिल जाएगी। आँख बंद करके ले लो, आप उसको कम से कम 10 साल बहुत आराम से चला लोगे। बहुत आराम से 10 साल चला लोगे। अगर आप दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो 10 साल पुरानी गाड़ी देने के बाद में आप केवल 5 साल चला सकते हैं उसको। लेकिन 5 साल तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अभी फिर पेट्रोल कार आप लेते हैं इसकी 15 साल। एंड उसके बाद में आपको थोड़ा-सा एसयूवी लेना चाहते हो, है ना? तो उस सिचुएशन में बहुत प्रैक्टिकल और एक अंडररेटेड मैं गाड़ी का नाम लूँगा, वो है बोलेरो नियो। एनी डे इस सेगमेंट में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो आपको रियर व्हील ड्राइव दे रही हो। इस सेगमेंट में कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो आपको हिल असिस्ट दे रही हो, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब रॉ एक गाड़ी अगर आपको चाहिए, अगर आप थार के दीवाने नहीं हो लेकिन आपको एक अच्छी ऑफ-रोडिंग करने के लिए अच्छी ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी करने के लिए एक गाड़ी चाहिए, एनी डे उससे बढ़िया कोई गाड़ी नहीं। 5 लाख तक में जाओगे तो आपको टीयूवी मिल जाएगी। उसी का बड़ा भाई है, पहले पैदा हुआ था, वो उतना नहीं चला, आई डोंट नो क्यों। बोलेरो निगो बहुत ज़्यादा चल गई। तो कभी भी आप 7 लाख तक में आप बढ़िया बोलेरो निगो लेकर के आ जाओगे। एंड अगर 5 लाख का भी बजट है तो और एसयूवी चाहिए, आप 5 लाख में बढ़िया टीयूवी लेकर के आ जाओगे, एंड हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि महिंद्रा की भी आफ्टर मार्केट सर्विस बहुत अच्छी है। अगेन दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी कार कंपनी, लेकिन मैंने जो खुद के मिलने वाले हैं उनका एक्सपीरियंस देखा है कि सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से लोगों को डील करते हैं। अब अगर आप बात कर लेते हो कि हम एक प्राइस ब्रैकेट और ऊपर चले जाते हैं और हम आ जाते हैं 10 लाख तक में, और आपको एक एसयूवी जैसी गाड़ी चाहिए, तो आप क्रेटा ले सकते हो। अच्छी क्रेटा आपको 10 से 12 लाख में मिल जाएगी। सेफ्टी रेटिंग उसकी कुछ डाउन है, लेकिन जो 10 लाख रुपए सेकंड हैंड गाड़ी पे लगाएगा उसको फ़ील चाहिए। वो फ़ील आपको 101% मिलता है, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। तो मैंने एक 10 लाख तक का प्राइस ब्रैकेट बता दिया है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि 10 लाख तक में तो सेकंड हैंड गाड़ी ले लेंगे, लेकिन अगर उससे ज़्यादा ऊपर जाते हैं ना, तो उससे ज़्यादा फिर वो यही कहते हैं कि हमें तो भैया नई गाड़ी चाहिए।
अपने दर्शकों को एक एडवाइस जरूर करूंगा, जब भी आप यूज्ड कार लेना तो लोन थर्ड पार्टी मत लेना। कोशिश करना कि यूज्ड कार लेते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप खुद सेव करके लो, क्योंकि जो आपके लोन का इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत हाई होता है, स्पेशली व्हेन यू टेक अ यूज्ड कार लोन। सो उसको अवॉइड करो, क्योंकि अच्छा खासा पैसा आपका इंटरेस्ट में जाने वाला है अगर आपने थर्ड पार्टी से यूज्ड कार लोन लिया। साथ ही आप कानपुर से आते हैं, कानपुर में एक वर्ड होता है भोकाल, तो एक भोकाल गाड़ी का नाम बताइए जो ऑल ओवर इंडिया भोकाल गाड़ी यू। भोकाल, हाँ जी, भोकाल तो बहुत चलता है कानपुर में। हाँ, तो अगेन मैं फिर से एक बार वही अपनी बात रिपीट करूंगा। मैं आपसे बोलूंगा कि बोलेरो नो ले लीजिए, भोकाल आपका सेट हो जाएगा, आपके जेब पे भी खर्चा नहीं आएगा। एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, बिग डैडी और रसीवरी जब मैं बोलता हूँ तो कौन सी गाड़ी का नाम ट्रिगर करता है आपके दिमाग में? पजेरो। ओके, पर आज के टाइम पे जब हम बिग डैडी और रसीवरीज का कंपैरिजन देखते हैं तो दो गाड़ी आती है सामने। एक है उसमें टोयोटा की फॉर्च्यूनर जिसने काफी लंबे समय तक राज किया है, बट उसके कंपटीशन में एक गाड़ी आ गई है स्कॉर्पियो एन, जो कि शायद टोयोटा फॉर्च्यूनर का कंपैरिजन नहीं है या कॉम्पिटिटर नहीं है डायरेक्टली, बट स्टिल वी आर कंपेयरिंग, वी सी लॉट ऑफ पीपल रिव्यूइंग द कार्स दैट कंपेयरिंग दोस टू कार्स टुगेदर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द दोस टू? देखिए, आपने इस सवाल का जवाब इससे पहले वाले सवाल में ही दे दिया था। हम इंडिया में, कानपुर की छोड़ दीजिए, हम इंडिया में केवल भोकाल के नाम पे चलते हैं। हम इंडियंस के डिसीजन मोस्टली प्रैक्टिकल नहीं बल्कि इमोशंस ड्रिवन होते हैं। आप जितने भी बड़े-बड़े नेता लोगों को देखेंगे, पॉलिटिशियंस को देखेंगे, इवन पीएम मोदी के भी अगर आप काफ़िले में देखेंगे तो आपको फॉर्च्यूनर 101% देखने को मिलेगी ही मिलेगी। बस उसी से इंस्पायर हो करके आप, आज की जनता जो है वो फॉर्च्यूनर ले लेती। जब फॉर्च्यूनर आई भी 16 लाख रुपए के आसपास की थी। हालाँकि उस समय पैसे की वैल्यू, इन्फ्लेशन रेट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन येट इतने कम टाइम में जिस हिसाब से एक जे कर्व आया है फॉर्च्यूनर की सेल में, उतना किसी भी गाड़ी में नहीं आया है। अदरवाइज अगर हम प्रैक्टिकल गाड़ी के बारे में बात करें तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। कोई भी आपको कार का जानकार या फिर कोई भी ऐसा बंदा जो भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है, वो हमेशा आपको ये कहेगा फॉर्च्यूनर बहुत ही ओवररेटेड गाड़ी है, जो कि है। उन्होंने आज भी अपने आप को कुछ चेंज नहीं किया, वो उसी तरीके से चल रहे हैं ना। आज भी फॉर्च्यूनर में आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगी, एक सिंपल रॉ चीज़ आपको देती, उससे कहीं ज़्यादा आपको स्कॉर्पियो एन में मिल जाएगा, और बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिसमें आपको मिल जाएगा। अगर आप इमोशन ड्रिवन होकर के डिसीजन ले रहे हैं और अगर आपके पास में पैसे हैं उतने, आप एनीवे फॉर्च्यूनर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप एक प्रैक्टिकल इंसान है तो आप मार्केट रिसर्च करेंगे और फॉर्च्यूनर से बहुत अच्छी गाड़ी लेकर के आएंगे। तो जैसा कि भाई ने कहा, भाई इमोशन पे मत जाओ, थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा समझो कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, और गाड़ी हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही खरीदो। क्योंकि आप चाहे 40 लाख की गाड़ी खरीदो या फिर आप 20 लाख की गाड़ी खरीदो, उसमें आपको केवल ऑफिस से घर और थोड़ा बहुत शायद घूमने फिरने जाना है, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब भुकान आपके दिल में होना चाहिए, गाड़ी से नहीं होना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात कही। देखता मैं आपकी भी रील देखता हूँ कुशाबी जी, एंड बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। नो डाउट आपकी एक जो गीता पे एक आपने रील बनाई थी, उसने मुझे अंदर से बहुत इंस्पायर किया। अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में होते हैं। मैंने जब वो देखी तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद मैं अभी कहीं, मेरे प्रयासों में कहीं कमी है, एंड वो चीज़ मैं बार-बार रिपीट पे करके देखता हूँ। जब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा-सा डाउन हो रहा हूँ, तो मैं रिपीट पे करके देखता हूँ। मुझे थोड़ा-सा बताइए कि आप इस तरीके से, ये थॉट्स कैसे आपके दिमाग में आ जाते हैं? कुछ नहीं सर, आप ही लोग हैं मेरी इंस्पिरेशन। आपको देखता हूँ, थॉट्स अपने आप खुद ब खुद फ्लो करते हैं, क्योंकि आजकल लोगों के दिमाग में, लोग इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वो थॉट्स भगवान की कृपा से आपके मुँह पे आते हैं और जो एक फ्लो में निकलते हैं। तो शायद वो भगवान की कृपा है, मैं माता बारा देवी का भक्त हूँ, शायद आपकी कृपा है, और शायद उसी की वजह से वो अपने आप मुँह पे आते हैं। एक छोटा-सा रैपिड फायर करेंगे। मैं आपको 2 गाड़ियों का नाम बोलूँगा, आपको उसमें से एक चुननी है। सो शुरू करते हैं। टोयोटा फॉर्च्यूनर या इंडिगो? एंडेवर, एनिटाइम, होंडा सिटी या स्कॉडा स्लावियन? होंडा सिटी, होंडा जैज़ या टाटा पंच? होंडा जैज़, ओके। स्विफ्ट डिज़ायर, टाटा पंच? टाटा पंच, ओके। स्विफ्ट डिज़ायर या कॉमेट? कॉमेट। आज आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को मोटिवेशन भी मिला होगा, और कार्स के बारे में जो एक कार का जीवन है, शायद उसके बारे में बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे। और आपसे बात करके बराबर हमें ये लगा कि
आपने कार्स को जिया है और कार्स भी जैसे कि हमारा हृदय चलता है, हमारे शरीर की इंद्रियां काम करती हैं, शायद उसी तरह कार्स भी एक जीवित वस्तु की तरह हमारे साथ रहती है और बहुत से लोगों को बहुत लगाव भी होता है। तो बहुत ही अच्छे इंसाइट्स साथ में दिए और मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि हमारे व्यूअर्स को, हमारे जो कार बायर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, उनको इंथुजियास्ट हैं, उनको डेफिनेटली इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है अपनी नेक्स्ट कार परचेज के लिए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल एंड गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब ऑटोकास्ट भारत और लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही मेरे मोटिवेशनल वीडियो देखने का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। डेफिनेटली, धन्यवाद।